नमस्कार, राजनीति पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आकाश, मेरे साथ है मृत्युंजय। मृत्युंजय, कैसे हैं आप? जी नमस्कार आकाश भाई, मैं ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप और हमारे सभी दर्शक हमारे प्रोग्राम्स को अच्छे से देख रहे होंगे और सब लोग बहुत भले चंगे होंगे। जी बिल्कुल। मैं भी इसी बात की आशा करता हूं, लेकिन जो इस समय भले चंगे नहीं है वो है इजराइल, ईरान, लेबनान और गाजा के लोग। जिस तरीके से इस समय जो सिचुएशन जो है वो चल रही है वो काफी डरावनी है, काफी इंटरेस्टिंग है। और शब्द नहीं है जो उस सिचुएशन को इस समय जो है बयान करने के। कल रात जो है एक और एस्केलेशन हो गया। और हम लोग कल रात को पॉडकास्ट रिकॉर्ड नहीं कर पाए, इसलिए हमने सोचा कि आज जो है अगले दिन जब अटैक की थोड़ी और जो हमें जानकारी मिले उसके बाद हम जो है ये पॉडकास्ट को थोड़ा सा और मीटियर बनाने के लिए, थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। तो अगर आपको नहीं पता हो, हमारे अगर सुनने वालों को अगर नहीं पता हो तो 1 अक्टूबर की रात को जो है काफी एक बहुत बड़ा अटैक जो है ईरान ने इजराइल के ऊपर किया। करीब 200 बैलिस्टिक मिसाइल्स जो है वो दागी गई। काफी इलाकों में काफी नुकसान हुआ है। हालांकि अभी तक कोई जानो माल की कोई बहुत बड़ी ऐसी जो है क्षति नहीं हुई है, लेकिन हाँ कुछ वीडियोस जरूर आई जिसमें कि जैसे अगर आपको याद हो मृत्युंजय, 26/11 जिस तरीके से भारत में जो अटैक्स हुए थे, जैसे गनमैन्स जो है सड़कों पे निकल के लोगों को अटैक कर रहे थे, कुछ इसी टाइप का जो है अटैक देखने को मिला कुछ हिस्सों में इजराइल के। उनकी वीडियोस काफी वायरल हुई। तो वो एक गरिल्ला टाइप का एक अटैक जरूर हुआ वहां पर, लेकिन जो सबसे बड़ा अटैक हुआ वो वही 200 बैलिस्टिक मिसाइल्स जो है वो दागी गई ईरान के द्वारा। और काफी जो है ईरान इजराइल के ऊपर जो है वो रॉकेट्स दागे गए। हालांकि यूएस ने भी जो है अपने 2 डिस्ट्रॉयर शिप जो है वो ईरान की हेल्प के लिए भेजे हैं। और यूएस का ये कहना है कि उनके डिस्ट्रॉयर्स ने कुछ, इजराइल हाँ माफ कीजिएगा, इजराइल। तो यूएस का ये कहना है कि जो ईरान ने जो ये बैलिस्टिक मिसाइल्स छोड़े थे उनमें से कुछ बैलिस्टिक मिसाइल्स को उनके डिस्ट्रॉयर्स ने इंटरसेप्ट जरूर किया है। तो मोटा मोटा इस समय जो है मृत्युंजय, सिचुएशन एस्केलेट होती जा रही है। जो बात गाजा तक पहुंच, जो बात अगर हम आज जब पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 2 अक्टूबर का ये दिन है। और 7 अक्टूबर 2023 को जो है एक अटैक हुआ था हमास के टेररिस्ट के द्वारा इजराइल में, और करीब 1200 से ज्यादा लोग मारे गए थे, 250 लोग जो है किडनैप कर दिए गए थे। बहुत सारी वीडियोस वायरल हुई थी जिसमें दिखाया जा रहा था कि कैसे जो है ये हमास के फाइटर्स जो है किडनैपिंग कर रहे थे। और अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी जो है हमास के चंगुल में है। और उनको छुड़ाने के लिए जो है ये चीजें एस्केलेट होती चली जा रही हैं, लेकिन इस एस्केलेशन का रुकने का नाम कहीं नहीं है। जो चीज गाजा से शुरू हुई थी वो अब लेबनान तक पहुंच चुकी है। हम हिजबुल्लाह का जो चीफ था उसको टारगेट कर दिया, कहा यह भी जा रहा है जो उसका सेकंड इन कमांड था, जो कि हिजबुल्लाह का चीफ बनने वाला था, वो भी जो है टारगेट कर दिया गया है, उसको भी मार दिया गया है। ये भी कहा जा रहा है, इसकी बात की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। तो ये सारी बातें जो है अभी तक हो रही है। अब आगे क्या लगता है कि अब ईरान ने एक तरीके से जो ये बड़ा अटैक किया, अब ईरान ने बोला अगर इजराइल जो है इस पर रिएक्ट करेगा तो हम भी फिर उस पर रिएक्ट करेंगे। तो ये सब चीजें जो है इस समय चल रही हैं। हालांकि इजराइल ने बोला है कि वो जो है डेफिनेटली छोड़ेगा नहीं। जो भी उसके साथ अटैक हुआ है उसका वो जवाब जरूर देगा। तो ये चीज थमने का नाम नहीं ले रही है किसी भी तरीके से। देखिए आकाश भाई, अभी तो मैं ये कहूंगा कि गुड सेंस until recently prevailed upon Iran, and which was that was the reason why Iran actually somehow prevented itself from directly attacking at a such vast magnitude to Israel. लेकिन वो जो एक गुड सेंस था जो अब तक ईरान के ऊपर था, अब वो खत्म हो गया लगता है, क्योंकि ईरान ने सारी हदें पार कर दी हैं। अब देखिए,
आज जो लेबनान की स्थिति है, उस लेबनान एक मैं पहले भी कई वीडियोस में बता चुका हूं कि वंस लेबनान वाज हाईली प्रॉस्पेरस कंट्री इन द रीजन, वेस्ट एशिया, और एड्रियाटिक सी का जो किनारा है, उसके जो सी कोस्ट है या जो कोस्ट लाइन है, वो बड़ा ही खूबसूरत है। वहां पे पोर्ट्स हैं और लोगों की बड़ी चहल पहल रहा करती थी 70s तक। लेकिन जब से इनको शौक चढ़ा ये PLO यानी पैलेस्टीनियन लिबरेशन आर्मी को या ऑर्गेनाइजेशन के मिशन लोगों को। को अपने यहाँ आने देने के लिए, तो ये जब से पैलेस्टीनियंस को शरण देने लगे और बाद में हमास के और ज्यादा करीब चले गए वहां के मुसलमान, फिर आगे चल करके इनके मुस्लिम्स, और वहां पर मैं बात कर रहा हूँ लेबनान के, तो वहां के मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस आपस में फिर झगड़ने लगे। और अब हालात ये हैं कि अब वो बर्बाद देश हो चुका है। वहां की करेंसी, वहां की इकोनॉमी, लोग रोजमर्रा की जिंदगी में जद्दोजहद कर रहे हैं। ईरान की भी स्थिति आज ये हो गई है कि बहुत ही ज्यादा पैनिक है ईरान के अंदर। लोग अपने घरों से निकल करके और फ्यूल स्टेशन पे भाग कर जा रहे हैं, जिससे कि गाड़ियों में ज्यादा से ज्यादा फ्यूल अपने पास रख सके। जबकि दुनिया का पेट्रोलियम का बहुत ही बड़ा वो प्रोड्यूसर है, बावजूद इसके फ्यूल को लेकर के, अपने फ्यूचर को लेकर के, और अपनी सेफ्टी को, अपनी फैमिलीज की सेफ्टी को, अपने शहरों की में पीस को लेकर के वहां के आम लोग बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं। और ऊपर से इसने एक तरह से सोए हुए दानव को जगा दिया अपने खिलाफ। या जो दानव अभी तक लेबनान की ओर रुख किए हुए था, हमास की ओर रुख किए हुए था, आज उस दानव का अब रुख बदलेगा और वो देखना शुरू करेगा ईरान की तरफ। और ईरान की भी हालत वही होने वाली है। देखिए, जो अटैक हुआ है ईरान के ऊपर, ये बहुत बड़ा हमला है। और आज इजराइल के ऊपर, पूरे इजराइल के ऊपर, नहीं, हाँ सॉरी, इजराइल के ऊपर जो ईरान ने अटैक किया है जी, तो ये जो ईरान ने इजराइल के ऊपर जो हमला किया है, इसकी पृष्ठभूमि अगर हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी चीज जो ईरान को इसमें इन्वॉल्व करती है, वो है इस्लाम, और वो भी शिया इस्लाम। क्योंकि लेबनान में शियाओं का ये संगठन है हिजबुल्ला, और उसी का नेता था नसरुल्ला, हसन नसरुल्ला। तो एक शिया इस्लाम जो है, बस वही उनको कनेक्ट करता है। अदरवाइज दोनों ही देशों के बीच तकरीबन 2000 किलोमीटर की दूरी है। लेकिन कभी हमास की मदद करना इस्लाम के नाम पर और शियाइज्म के नाम पर हिजबुल्ला की मदद करना, ऐसा करके ईरान अब अपने लिए तबाही को इनवाइट कर रहा है। क्योंकि दुनिया की बड़ी शक्तियों से एक डेवलपिंग कंट्री कभी भी नहीं उलझ के जीत सकता है। आपको मैं बता दूं, रशिया जो था एक जमाने में, उसने भी अमेरिका से पंगा लिया, समय लगा, लेकिन रशिया की पूरी इकोनॉमी बिखर गई। दुनिया के सबसे समृद्ध देशों में से एक देश है इजराइल। उसके पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट उसके पास वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। ये अलग बात है कि उसको एटम बम बनाने की इजाजत नहीं मिली है। और साथ ही साथ दुनिया के सबसे कॉरेजियस अगर पॉपुलेशन में बात करूं, कहीं है तो वो भी इजराइल में ही है। यानी वहां के लोग इस तरह के हालात को जितना अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, सस्टेन कर सकते हैं, उतनी क्षमता ईरान के लोगों के अंदर नहीं है। तो मुझे तो ये दिखाई देता है कि खोमनाई अब अपने अंत की ओर बढ़ रहे हैं। जो वहां के इस्लामिक नेता हैं खोमनाई, तो खोमनाई का अब अंत बहुत ही करीब है। और ये शायद इजराइल की तरफ से कम होगा, ज्यादा चांसेस हैं कि खोमनाई को खतरा है अब अपने ही लोगों से। क्योंकि ईरान की जनता या किसी भी देश की जनता जब अपने भविष्य को लेकर के बहुत ही ज्यादा चिंतित हो जाती है, तो फिर ऐसी सूरत में उनके लिए ये बड़ा जरूरी हो जाता है कि ये लोग अपने आप को बचाने के लिए अपने देश में राजनीतिक परिवर्तन लाएं। और इसी राजनीतिक परिवर्तन का नतीजा है कि हो सकता है ये नतीजा कि वहां की जनता इनको हटा दे, और जो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट रेडिकल जो गवर्नमेंट वहां पर चल रही है, इस्लामिक रेडिकल फोर्सेस की, वो सरकार को उखाड़ कर फेंकें। यानी 1979 की क्रांति को लोग विफल कर दें। ये हो सकता है
क्योंकि इनको इजराइल के साथ जो पंगा ले रहे हैं बार बार, जी कभी हमास की मदद करके, दुनिया के सभी देशों को सेंस आ गया। सऊदी अरेबिया के पास भी आज सेंस है, आज अच्छी समझ है, वो भी इजराइल से अपने रिश्ते डेवलप कर रहा है। जी जॉर्डन के रिश्ते बेहतर हैं। आपको मैं बता दूं कि एक जमाने में अरब रेसिस्टेंस को लीड करता था इजिप्ट। जी आज वो इजिप्ट, वहां के लीडर्स ने अपने देश, अपनी जनता की भलाई के लिए तय किया कि इजिप्ट के फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस को वो सप्रेस करेंगे, हम्म और उन्होंने इजराइल के साथ अच्छे रिलेशन डेवलप किए। और जी अनवर सादात ने तो अपनी जान दे दी एक तरह से इजराइल के साथ अपने शांतिपूर्ण रिश्तों को बेहतर बनाने में, और आज उसी का नतीजा है कि एक तरक्की पसंद या तरक्की याफ्ता एक मुल्क है इजिप्ट। जबकि वहीं की पैदाइश है आपको मुस्लिम ब्रदरहुड और ये अलकायदा जैसे संगठन। तो हम्म मेरा कहने का अल जवाहरी वहीं उसी देश का है। तो जी मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आज की तारीख में ईरान के अंदर कभी भी अच्छा सेंस डेवलप नहीं हो पा रहा, और वो बिना मतलब का अपनी जनता के इकोनॉमी, क्योंकि उसके अगल बगल के किसी देश से उसका कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। हम्म इंडिया के साथ उसके रिश्ते अच्छे हैं, इंडिया के साथ ट्रेड रिलेशंस अच्छे हैं, जी और पाकिस्तान है, फिर तो एक बढ़िया भूमिका निभा सकता था, एक मैच्योर्ड कंट्री का वो भूमिका निभा सकता था। लेकिन हम्म शायद ऐसा लगता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली स्थिति हो गई है। और देखिए, इसका एक और कारण ये है कि हम्म जब वहां पर लेबनान में ये नसरुल्लाह मारा गया, तो फिर इसके बाद जो इस्लामिक वर्ल्ड है, फंडामेंटलिस्ट इस्लामिक वर्ल्ड, खासतौर पे जो ऐसी तंजीमें हैं, उन तंजीमों ने इजरायली लीडर्स, दुनिया भर के ऐसी तंजीमें जो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ताकतें हैं, उन्होंने ईरानियन लीडरशिप को एक तरह से धिक्कारना शुरू किया जी कि और वहां कहाँ है पर तुम्हारा जी जी इजराइल। जी जी बिल्कुल। और क्योंकि नसरल्ला के मारे जाने के बाद जो है काफी हार्डलाइनर जो ईरान में थे, उन्होंने गवर्नमेंट में प्रेशर डालना शुरू किया कि आप कुछ एक्शन लीजिए। और उन्होंने जो है दबे शब्दों में ही सही, लेकिन कहा कि एक ऑप्शन है कि हम एटॉमिक पावर का जो है इस्तेमाल करें इसराइल के खिलाफ। और जो आप रेवोल्यूशन की बात कर रहे थे मृत्युंजय, उसका हमने थोड़ा सा जो है एक हिंट हमने देखा था करीब आई थिंक 1-1.5 साल पहले। खूब बहुत बड़ा एक एंटी हिजाब रेवोल्यूशन जो है ईरान में हुआ था। लोग जो है सड़कों पर उतर गए थे और हिजाब के खिलाफ जो एक अब ये एक विरोधाभास कहिए, भारत जैसा एक सेक्युलर देश जहां पर लोगों को हिजाब से कुछ ज्यादा ही प्यार है, और ईरान जैसा एक बिल्कुल ही इस्लामिक पद्धतियों पे दृढ़ता से चलने वाला जो देश है, जहां पर लीडरशिप एकदम जो है वो कट्टर इस्लामिक है, वहां पर एंटी हिजाब प्रोटेस्ट हो रहे थे। तो उस समय जो है काफी चर्चा भी हुई थी उसकी भारत के बारे में। लेकिन हाँ, वहां पर शायद अभी भी अब जो है लोग शायद एक पब्लिक रेवोल्यूशन और एक पब्लिक रिवोल्ट की वहां पर आवश्यकता है कि जिस तरीके की जो एक एंटी डेवलपमेंट वाली जो सोच की जो एक सरकार वहां पर इस समय बैठी है, जो फंडामेंटलिस्ट की सरकार वहां पर बैठी है, उसको हटाकर अपने देश को प्रोग्रेस की तरफ लेकर जाया जाए। अगर आप ईरान के लोगों की आज की मानसिकता की बात करें, जी तो मैंने वहां की कई ऐसी रिपोर्ट्स पढ़ी हैं कि अगर कोई क्लैरिक, इस्लामिक क्लैरिक अगर सड़क पर चल रहा होता है, तो लोग उसका पगड़ी खींच कर भाग जाते हैं। जी ऐसे क्लैरिक्स का मजाक उड़ाया जाता है, और जो इस तरह की बातें करते हैं उनको कोई सुनने को तैयार नहीं है। अब वहां के युवा, वहां के लोगों की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अब बहुत ही तंग आ चुका है। और वैसे में अगर कोई भी देश, देखिए, जंग की अगर हम बात करें, युद्ध की बात करें, तो जिस किसी भी डेवलपिंग कंट्री ने युद्ध में अपने आप को झोंका या वर्ल्ड राजनीति में अपने कद को बढ़ाने के लिए एक ऐसी स्थिति पैदा की, जिसको हम लोग कोई अगर इनिशिएटिव लिया तो उनके लिए वो बूमरैंग साबित हुआ। यानी जो उन्होंने एक्शन लिए, जो इनिशिएटिव उन्होंने लिए, उसका बुरा नतीजा उन्हीं को भुगतना पड़ा। इसका हम देख सकते हैं यूएसएसआर की जो स्थिति हुई कि उसने अपने आप को झोंक दिया, जबकि एक लो इनकम कंट्री था, एक सोशलिस्ट कंट्री था, उसकी उतनी आमदनी नहीं थी, लेकिन अपने आप को अफगानिस्तान वॉर में
फंसा करके उसने अपने आप को डिस्ट्रॉय किया। जी। अमेरिका ने अपने आप को देखिए अफगानिस्तान में उसने अपने आप को इंगेज जरूर किया, आज वो वहां से छोड़ के भाग चुके हैं, जी। लेकिन अमेरिका के पास अकूत संसाधन है, बहुत पैसे हैं उसके पास, जी। तो बहुत ही संसाधन संपन्न देश है, तो इस वजह से अमेरिका की सेहत पर कोई खास असर नहीं पड़ा। लेकिन अगर छोटे छोटे देश, छोटी इकोनॉमी वाले देश, जहाँ की जनता की सबसे बड़ी समस्या आज भी भूख है, लाचारी है, अशिक्षा है, और वैसे समाज के लोग अगर अपने आप को युद्ध में झोंकने की कोशिश करेंगे, वो भी जी। दूसरों की लड़ाई में अपने आप को झोंकने की कोशिश करेंगे धर्म के नाम पर, ये बड़ा इलॉजिकल है। इसका सबसे पहला विरोध आपको झेलना पड़ेगा अपनी जनता के बीच से ही। अब देखिए, मैंने जैसा कि थोड़ी देर पहले कहा कि इज़राइल के ऊपर हमला करके एक सोए हुए दानव को जगा दिया है। इस 200 मिसाइल के हमले से इज़राइल का जो नुकसान हुआ है, उनका रनवे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। लेकिन कई सारे बिल्डिंगों को नुकसान पहुंचा है, जी। शहर के कई इलाकों पर हुआ है। लेकिन ऐसा करने के लिए उन्होंने अपने ईरानियों ने ईरान की सरकार ने कई पड़ोस के देशों की सीमा का भी उल्लंघन किया है, जी। क्योंकि इराक के ऊपर से चल के 2000 किलोमीटर जॉर्डन होते हुए जाकर के और तब तेल अवीव में ये मिसाइल्स 200 मिसाइल्स जो हैं, उनमें से कई सारे मिसाइल तेल अवीव पहुंचे हैं और वहां जाकर के वो उन्होंने बहुत घातक मार की है। लेकिन उसका नतीजा ये हुआ है कि कई सारे जो मिसाइल हैं वो ब्लास्ट हुए हैं जॉर्डन में, कई जी। सारे वेस्ट बैंक के इलाके में, यानी वेस्ट बैंक जहां पर महमूद अब्बास की जो फतह पार्टी है वो वहां पर शासन करती है और वो फिलिस्तीनियों की एक विंग की सरकार है। जी। फिलिस्तीनी आंदोलन दो हिस्सों में बढ़ चुका है, एक है हमास जो कि गाजा इलाके में सत्ता चलाता है, शासन चलाता है, जी। और दूसरा है आपको फतह और गुट जिसका शासन है वेस्ट बैंक में। वेस्ट बैंक में आपको काफी संपन्नता दिखाई देती है, और हमास के शासन वाला जो इलाका है गाजा, तो वहां पर वो भी फिलिस्तीनी है, ये भी फिलिस्तीनी है। तो ये जो वेस्ट महमूद अब्बास का जो इलाका है शासन का, उसके ऊपर भी कई सारे मिसाइल्स गिरे हैं, जी। और वेस्ट बैंक में भी कुछ क्षति हुई है, और इराकी एरोस्पेस की पूरी तरह से इन्होंने उल्लंघन किया है, जॉर्डन का उल्लंघन किया है, जॉर्डन में कई सारे मिसाइल्स गिरे हैं। तो इसकी वजह से पूरे अरब वर्ल्ड में एक तरह का नया पोलराइजेशन, एक नया ध्रुवीकरण देखने को मिल सकता है आने वाले वक्त में, जी। और अरब देश ही जो सुन्नी है और शिया है, इसके आधार पे इनके बीच विभाजन हो सकता है। ईरान के इनिशिएटिव्स की वजह से, कुछ अमेरिका के दबाव की वजह से कुछ अरब देश इजराइल के साथ खड़े होंगे या उनका न्यूट्रल रोल होगा, और वो परोक्ष रूप से इनडायरेक्टली इजराइल का सपोर्ट करेंगे। जी। और मुझे नहीं लगता कि अभी किसी के अंदर इतनी कैपेसिटी है अरब वर्ल्ड में कि अमेरिका का साथ छोड़ करके कोई अमीर देश या कोई साधन संपन्न देश और इजराइल के खिलाफ और ईरान के पक्ष में खड़ा होना चाहेगा। जी। ऐसे में तो फिर ईरान की हालत एकदम से अलग अलग थलग पड़ जाने वाले देश की होगी, और बिल्कुल। अगर ये लड़ाई और एस्केलेट होती है और अगर रिटेलिएट करने की कोशिश करता है, तो देखिए वो इस तरह के हमले नहीं करेगा कि वहां पर जानो माल का कोई नुकसान ना हो जी। सकता है कि खोमनाई भी मारे जाए, हो सकता है जिस तरह से हाँ, क्योंकि नसरुल्लाह मेरे मारा ख्याल से गया। जी, जी, बिल्कुल नसरुल्लाह के मरने के बाद जो है ईरान ने एज़ अ प्रिकॉशन जो है अयातुल्लाह खमीनी को जो है एक सिक्योर लोकेशन पर शिफ्ट कर दिया, क्योंकि उनको भी डर था कि जो है खमीनी को अटैक किया जा सकता है, उनको टारगेट किया जा सकता है। लेकिन मृत्युंजय, आपसे एक सवाल और मैं आप पूछना चाहूंगा कि जो अभी इस समय स्थिति चल रही है, अभी इराक इजराइल की जो स्थिति इस समय है, अब इजराइल ने ये भी बोल दिया है कि उन्होंने अपने यहाँ पर जो है यूएन के सेक्रेटरी जनरल जो जनरल होते हैं एंटोनियो गुटेरेस, उनकी एंट्री बंद कर दी है। उन्होंने बोला है क्योंकि उन्होंने ईरान के इस एक्शन को कंडेम नहीं किया और उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया, तो उन्होंने जो है वहां पर उनकी एंट्री बंद कर दी है। तो क्या एक ऐसे वर्ल्ड ऑर्डर के एक चुने हुए नेता को इस तरीके से अपनी कंट्री में एंट्री बैन कर देना, क्या ये इजराइल के लिए बैकफायर नहीं कर सकता? देखिए, इजराइल जो है उसके लिए दुनिया में इंटरनेशनल रिलेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनका नेशनलिज्म, क्योंकि उनके नेशनलिज्म के साथ ही उनका अस्तित्व बचा हुआ है। जी। अगर उनकी राष्ट्रीयता को कहीं से भी क्षति पहुंचती है, तो मैं कहूंगा कि वो बिल्कुल इस बात की परवाह नहीं करेगा कि दुनिया की शांति और दुनिया की सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय जो
शांति संगठन है जिसका सबसे बड़ा रूप है, आपको यूएनओ दिखाई देता है। तो ऐसे शांति संगठनों के भविष्य का क्या होगा, और उनका वो बिल्कुल सम्मान नहीं करेगा। उनका वो सम्मान उसी समय तक करेगा जब तक कि उसकी अपनी राष्ट्रीयता, उसके लोगों की सुरक्षा, ये सब कुछ खतरे से बाहर है। और ईरान ने जिस तरह से हमला किया है, और उसके पहले जब हिजबुल्लाह के ऊपर इन्होंने लेबनान में जाके हमला किया था, तो उसके खिलाफ तो यूएन में प्रस्ताव भी आया था। लेकिन अब ये कह रहे हैं, ये इजराइल के नेतृत्व ये कह रहा है कि यूएन महासचिव, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो महासचिव हैं, उनको ये क्यों नहीं दिखाई दे रहा कि ईरान ने जो हमले किए, उन हमलों का जो ये नतीजा है, क्या ये हिंसा को बढ़ावा देने वाली कार्रवाई नहीं है, या ये एक तरह से अनप्रोवोक्ड जिसको हम लोग कहते हैं, कि अब हमने अपनी तरफ से कोई ईरान की तरफ कोई एक्शन नहीं लिया था, ईरान को डायरेक्टली सिर्फ मौखिक वार चल रहा था, यानी एक दूसरे के तरफ से बड़े-बड़े स्टेटमेंट्स दिए जा रहे थे। लेकिन अब बड़े-बड़े स्टेटमेंट्स के साथ अब इस तरह के हमले भी होने शुरू हो गए हैं, और इसकी शुरुआत ईरान ने कर दी। और देखिए, ईरान के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ईरान इजराइल का कोई बाल बाका भी कर ले। और देखिए, एक तरफ ईरान को लगता है कि उसने बहुत बड़ा हमला किया है, और मुस्लिम वर्ल्ड के कई सारे लोग बहुत खुश भी हैं इस बात को लेके कि चलिए ईरान ने कुछ किया, लेकिन इसका नतीजा कितना खतरनाक हो सकता है, इसकी कोई कल्पना नहीं कर रहा, क्योंकि इजराइल ने तो इसको बहुत ही सहजता से लिया है। अब उसने अपने लोगों को हमले के तुरंत बाद कहा कि आप लोग जो अपने सुरक्षा चेंबर में जो चले गए थे, आप लोग वहां से आराम से बाहर अब निकल सकते हैं, खतरा टल गया है। ठीक है कि कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे उसको नुकसान हुआ है, बावजूद इसके अभी ईरान का ये इजराइली नेतृत्व का ये कहना है कि हमें कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये हमले का जो मैग्नीट्यूड था सच में बहुत बड़ा था। और इजराइलीज को तो ऐसी चीजों को, देखिए दोनों का नाम आई से शुरू होता है, तो इस वजह से बार बार ये कंफ्यूजन हो रहा है। बिल्कुल, ईरानियन की जगह पे इजरायली, और इजरायली पे, और दोनों छोटे सेलेबल वाले नाम हैं, चाहे ईरान हो या इजराइल हो, तो छोटे सेलेबल की वजह से ये एक कंफ्यूजन हो जाता है। जी बिल्कुल मृत्युंजय। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि इजरायली नेतृत्व ने इस लड़ाई को लेके की वजह से जो भी नुकसान उनको हुआ है, उस नुकसान को तो बड़ा नहीं मानते, लेकिन वो अपनी नेशनल सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी पर बहुत बड़ा हमला के तौर पे देख रहे हैं। और वर्ल्ड पीस ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, उनके पास इतनी क्षमता है कि वो चाहे तो ईरान को कंट्रोल कर सकें, लेकिन ईरान ने अब सीमाएं लांघी हैं, तो इसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ईरान से ज्यादा कैपेबल है इजराइल। अपने यहाँ से बैठे बैठे ईरान को बहुत बड़ी क्षति पहुंचा सकता है। आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके लेबोरेटरी में किस तरीके से बैठे बैठे ही साइंटिस्ट की हत्या हो जाती है, मर जाता है कोई न्यूक्लियर। आई थिंक इजराइल का सबसे बड़ा मृत्युंजय, अगर मैं बात करूं रिसेंट टाइम में अगर हम सबसे बड़ा अटैक, अगर हम लेबनान में जो पेजर अटैक हुए थे और जो वॉकी टॉकी अटैक हुए थे, आई थिंक वो सबसे बड़े अटैक्स है। ये रिसेंट मॉडर्न हिस्ट्री में हमने ऐसा कहीं नहीं सुना कि भाई इस तरीके से आप अपने दुश्मनों को टारगेट करें। तो ये जिस तरीके से इजराइल ने टारगेट किया था, तो मेरे ख्याल से ईरान को जो है कम नहीं आंकना चाहिए था। लेकिन हाँ, हो सकता है कि ईरान ने भी कुछ सोच समझकर ही ये इतना बड़ा कदम जो है उठाया है। उनके ऊपर प्रेशर था, जिस तरीके से हिजबुल्लाह का जो चीफ था वो मारा गया, और हिजबुल्लाह का चीफ ही नहीं, हिजबुल्लाह का पूरा टॉप लीडरशिप ही एक तरीके से अब गायब हो चुका है। कोई टॉप लीडरशिप बचा नहीं है हिजबुल्लाह का। मुझे याद है इजराइल ने जो है वो एक फ्लोचार्ट जो है वो उसने अपनी फॉरेन मिनिस्ट्री ने उनकी जो है ट्विटर पे डाला था, और उसमें दिखा दिया था उनके जितने टॉप लीडर हैं हिजबुल्लाह के सब एलिमिनेटेड हो चुके हैं। तो कोई टॉप शीर्ष नेतृत्व तो बचा नहीं है, और शायद इसके चलते थोड़ा बौखला गया ईरान, और उसने ये एक स्टेप ले लिया। लेकिन हाँ, लेकिन उसके बाद भी जो है अभी भी कंडेमिनेशन ही चल रहा है। मेरे ख्याल से सब वेट कर रहे हैं कि इजराइल क्या करेगा, और सब ये वेट कर रहे हैं कि यूएस जो है किस तरीके से इस पर रिएक्ट करेगा। क्या आपको लगता है कि यूएस जो है इसमें इंटरवीन करेगा?
देखिए, यूएस उस कंडीशन में जरूर इंटरवीन करेगा जब इजराइल के ऊपर कोई बहुत बड़ा खतरे की स्थिति पैदा हो जाए। जी। अब बताइए कि आपको अमेरिका के राष्ट्रपति डायरेक्ट इन सभी हालात के बीच सीधे तेल अवीव पहुंच जाते हैं और वहां जाकर के नेतन्याहू के साथ, अब जो कि हाल में हुआ था, नेतन्याहू के साथ सॉलिडारिटी दिखाते हैं। तो जी। देखिए, उनके लिए बहुत ही इंडिस्पेंसेबल है इजराइल, अमेरिका के लिए और यूरोपियन वर्ल्ड के लिए बहुत ही ज्यादा इंडिस्पेंसेबल है। दूसरी तरफ नाटो है, नाटो का एक मेंबर है ये ये टर्की है। तो जी। नाटो का जो मेंबर है टर्की है, उसने इजराइल को कॉन्डेम किया है, इजराइल के एक्शन को, जी। जो उन्होंने लेबनान में जो एक्शन लिया है उसको। तो और कई तरह के प्रतिबंध लगाने की उन्होंने घोषणा भी की है। तो ऐसी परिस्थिति में ये मुझे लगता है, तो इजराइल ने भी मांग की है कि इनको नाटो से बाहर किया जाए, और मुझे लगता है कि इजराइल का ये कहना काफी बड़ा मायने रखता है टर्की के भविष्य के लिए। अभी जी। देखिए, टर्की एक पार्ट बनना चाहता है यूरोपियन यूनियन के लिए कभी। तो एक तरफ आप महत्वाकांक्षा मानते, देखिए ये मुस्लिम जो कंट्रीज हैं, खासतौर पे जो फंडामेंटलिस्ट लीडर हैं, यानी जो दक्षिणपंथी जो लीडरशिप है मुस्लिम वर्ल्ड के, तो टर्की एक जमाने में मुस्लिम वर्ल्ड का एक बहुत ही प्रोग्रेसिव कंट्री हुआ करता था। वहां के लीडरशिप भी बहुत ही प्रोग्रेसिव हुआ करते थे। जी। लेकिन जहां तक आर्दोगन का सवाल है, तो आर्दोगन एक दक्षिणपंथी जमात के नेता हैं, और इनका ये भी लक्ष्य है कि ये आर्दोगन यूरोप के साथ अपनी तिजारत बढ़ाएं, उनके साथ काफी क्लोज कॉपरेशन का रिलेशन अपना डेवलप करें, और साथ ही साथ दूसरी तरफ ईरान जैसे एक फंडामेंटलिस्ट, एक पिछड़े देश, एक पिछड़ी सोच वाला समाज, जहां पर कि किसी तरह की नागरिक स्वतंत्रता का दमन करने के लिए सरकार ने कई कानून बना रखे हैं, वैसे देश का भी समर्थन कर रहे हैं। तो ये दो नाव की सवारी, कहावत है कि दो नाव की सवारी एंड यू विल फॉल फ्लैट, यानी जी, बिल्कुल। उस तरह से इनको ना खुदा ही मिलेगा, ना विसाले सनम, तो ना तो यूरोपियन यूनियन की सदस्यता मिलेगी, और नहीं तो नाटो के साथ जो खड़े होकर के अपनी हैसियत इन्होंने जो बनाई हुई है, उस जी। हैसियत से भी इनको हाथ धोना पड़ सकता है। अब रही बात कि ये इजराइल क्या करेगा, तो इजराइल तो देखिए खुद ही कैपेबल है। ईरान, जब ईरान इस तरह के बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल कर सकता है, तो जी। इनसे ज्यादा कैपेबल मिसाइल्स अवेलेबल हैं इजराइल के पास, और इजराइल को अब बहाना मिल चुका है, क्योंकि बिल्कुल। उन्होंने फ्लड गेट, दे हैव ओपन्ड फ्लड गेट, इरानियंस हैव ओपन्ड अ फ्लड गेट। अब इसका ये नतीजा होगा कि ईरान पर किस तरह के हमले होंगे, कितने हमले होंगे, और कितना कोलेटरल डैमेज होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। और मुझे लगता है कि वर्ल्ड में एक तरह का पोलराइजेशन अगर होना शुरू हुआ, अरब वर्ल्ड में खास तौर पे, जी। तो इसका एक इमीडिएट इफेक्ट तो ये जरूर होगा कि दुनिया में तेल की कीमत बढ़ जाएगी, और जी। उसका असर हमारे देश पर भी होगा। ऐसा बिल्कुल। नहीं है, क्योंकि भारत की इकोनॉमी जब जब बर्बादी के कगार पर पहुंची है, तो उसको नाम ही दिया गया है कि फर्स्ट ऑयल शॉक ऑफ 70s, और इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ विरोध शुरू हो गया, क्योंकि महंगाई कई गुना बढ़ गई। उसी तरह से सेकेंड ऑयल शॉक 89 में गल्फ वॉर के साथ शुरू हुआ, और उसके बाद इंडियन इकोनॉमी एकदम से बहुत ही बुरी स्थिति में पहुंच गई कि भारत को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा। अब ये थर्ड ऑयल शॉक अगर आ जाए, तो जो इकोनॉमी अच्छे से ठीक ठाक अभी चल रही है, जी। काफी कंट्रोल के साथ ठीक से, तो इंडिया और इंडिया जैसे कई सारी इकोनॉमीज पर भी इसका बहुत ही बुरा असर पड़ेगा, जी। और वर्ल्ड पीस पर तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। इसलिए मुझे मानना है, मेरा ये मानना है, देखिए आज की तारीख में एक चीज और तथ्य सामने निकल कर आ रहा है कि यूनाइटेड नेशंस जो है वो फेल हो गया, क्योंकि जिस तरह से एक लंबी लड़ाई चल रही है रशिया और यूक्रेन के बीच, जी। दूसरी तरफ गल्फ कंट्रीज के अंदर भी हम देख रहे हैं, तो एक देश टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ जो लड़ रहा है, वो तो एक लड़ाई अपनी तरफ से चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि दुनिया के जो ऐसे देश हैं जिनके ऊपर अपने नागरिकों के दायित्व है, वो भी इस लड़ाई में अपने आप को घुसट रहे हैं, जैसे ईरान। जी। तो ईरान जैसे देशों के इसमें घुसने का नतीजा बस यही होगा कि ईरान जैसा एक दुनिया का महत्वपूर्ण तेल उत्पादक देश, पेट्रोलियम का एक बहुत ही बड़ा वो प्रोड्यूसर है, तो ऐसे देशों पर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा, और इसका वर्ल्ड ऑयल प्रोडक्शन पर भी असर पड़ने के इसके चांसेस दिखाई दे रहे हैं। जी। और पूरा का पूरा वो इलाका है
वो पूरा का पूरा इलाका ही अपने आप में डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इससे जी, आई थिंक 90s और 80s में मृत्युंजय वो इलाका बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रह चुका है। अगर हम बात करें इराक की, अगर हम बात करें सीरिया की, अगर और हाल ही में 2020 2010s में भी अगर हम बात करें, तो जिस तरीके से आइसिस सीरिया में उठकर आया, जिस तरीके से तालिबान का एक बार फिर से जो है वो वापस अफगानिस्तान में आ गया अमेरिका के छोड़ने के बाद, तो काफी टेंशन देखा है इस एरिया में रिलेटिवली कुछ पीरियड तक जो है, जब तक गाजा में जो हमास का जो अटैक था उससे पहले जो है रिलेटिव थोड़ा सा जो है शांतिपूर्ण माहौल जरूर था। हालांकि छुटपुट वारदातें तो होती ही रहती हैं, लेकिन इतना बड़ा स्केल का जो एक वो अटैक हुआ और उसने जो पेंडोरास बॉक्स खोल दिया। और जो आपने बात कही तेल की, डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा जो है सिर्फ भारत ही नहीं पूरे विश्व के लिए भी जो है एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि अगर एक ऑयल प्रोड्यूसिंग देश इस तरीके से एक्ट करेगा तो फिर क्या वहां पर जो मिलिट्री एक्शन लिया जाएगा, क्या उसकी वजह से तेल के दाम जो है वो बढ़ेंगे? क्योंकि हालांकि हम कुछ भी बोले कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और यू नो अलग अलग जो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के ऊपर हमें चलना चाहिए, लेकिन वो टेक्नोलॉजी और उसमें अभी बहुत काफी समय टाइम लगेगा। उसमें देखिए अभी समय लगेगा। देखिए मैं एक चीज और आपको यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा। अभी तो दुनिया पूरी तरह से अपने फ्यूल रिक्वायरमेंट के लिए पेट्रोलियम पे ही वो डिपेंडेंट है। और आप देख लीजिए कि इजराइल से लेकर ईरान के बीच जो कई सारे ऐसे देश हैं जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट के बहुत ही मेजर प्रोड्यूसर हैं, जिसमें कि आता है आपको सबसे पहला जॉर्डन और उसके बाद इराक, और इराक से सटा हुआ है आपको कुवैत का इलाका। तो ये सारे के सारे देश पेट्रोलियम के बहुत ही बड़े प्रोड्यूसर्स हैं। और अगर ईरान और इजराइल के बीच लड़ाई शुरू होती है तो ईरान ठीक है, इनके ऊपर तो पहले से प्रतिबंध लगा हुआ है, तो बहुत ज्यादा तेल नहीं बेच पा रहे हैं, लेकिन भारत जैसे देशों ने सस्ते तेल का जुगाड़ किया हुआ है, यहाँ से भी और रशिया से भी ये तेल लेते रहे हैं। तो एक तो कि ईरान की जनता भूखों मरने की स्थिति में आ जाएगी। अगर ये लड़ाई शुरू होता है तो ईरान के पास और कोई दूसरा साधन नहीं है, इनका तेल की इनकी बिक्री रुक जाएगी, इनके पास पैसे का फ्लो रुक जाएगा और पूरी इकोनॉमी पूरी तरह से चरमराने लगेगी। और एक तरीके से मुझे भी ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे जो है जो अरब वर्ल्ड है वो भी अपने आप को ईरान से थोड़ा थोड़ा दूर कर रहा है। जिस तरीके से सऊदी अरेबिया का हाल ही में जो बयान आया इस पूरी लेबनान को लेकर, जिस तरीके से जो वॉयलेंस जो लेबनान में हुआ, जो अटैक्स हुए उसको लेकर जो है सऊदी अरेबिया ने जिस तरीके से एक बहुत एग्रेसिव तरीके से नहीं उस पर रिएक्ट किया, लेकिन उन्होंने बोला कि भाई लेबनान की जो सॉवरेनिटी है उसका जो है रिस्पेक्ट होना चाहिए। तो उन्होंने बस उसको वहीं पर जाके खत्म कर दिया। बिल्कुल औपचारिक सा स्टेटमेंट है, इसमें कोई बहुत दम नहीं है जी। उनको कुछ करना था क्योंकि अपने मुस्लिम वर्ल्ड को भी उनको एक मैसेज देना था। तो ये तो कोई भी देश देखिए कहेगा, ये तो अमेरिका भी कहेगा कि एक देश की सॉवरेनिटी को आपको रेस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन भाई साहब कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि एक देश जिसने अपने यहाँ शरण दिया है किसको, तो हमास को, उसके यहाँ बहुत सारे हमास के लोग वहां पर गए हैं और पहले से एक इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई में वहां का ही बताइए लेबनान का ही एक कट्टरपंथी संगठन अपने आप को इन्वॉल्व करता है। लेबनान में एक कट्टरपंथी संगठन अस्तित्व में आता है फिलिस्तीनियंस की लड़ाई को आगे प्रमोट करने के लिए, उसको आगे ले जाने के लिए जी। और तो क्या इसके इजराइल को अपने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए क्या उसका ये दायित्व नहीं बनता, क्या उसको ये अधिकार नहीं बनता कि वो उस देश में घुस करके और ऐसे एलिमेंट्स को एलिमिनेट करे जो उसको उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा को चुनौती पेश कर रहे हैं। तो इजराइल ने जो कुछ भी किया है, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि इजराइल ने जो कुछ भी किया है उसने कुछ भी गलत नहीं किया एक राष्ट्र के रूप में, क्योंकि अपने राष्ट्र की रक्षा का दायित्व हर किसी को है, अपने अस्तित्व की रक्षा का दायित्व हर किसी को है। ऐसा दुनिया में कोई देश नहीं होता। भारत की तौर पे, खास तौर पे भारत में तो बहुसंख्य जनता अभी भी बटी हुई है चीन को लेकर के कि चीन हमारा दुश्मन है कि दोस्त है। राहुल गांधी के हिसाब से तो चीन हमारा दोस्त है। हाँ, उसी तरह से पाकिस्तान को लेकर के कि पाकिस्तान भले कुछ भी करो उससे हमारे दोस्ती हो बनी रहनी चाहिए। लेकिन देखिए इजराइल में इस बात को लेकर के एक तरह से एका है और दूसरी तरफ इजराइल ने इसका फल भी चखा है। सन 2000 में, फिर 2002 से 6 में
इजराइल जैसे ही उन इलाकों से पीछे हटा है, जी जैसे गाजा पर तो पूरी तरह से इजराइल का कब्जा था, जी, लेकिन इजराइल 2006 ने में वो जैसे ही हट गए उसको वहां से। छोड़ा, जी वहां पर हमास ताकतवर हो गया। बिल्कुल उसी तरह से उसके पहले भी हुआ था। तो इजराइल जब जब लिबरल होकर के काम करता रहा है, तब तब इजराइल को हमले झेलने पड़े हैं और उसका पोजीशन कमजोर पड़ा है। तो बिल्कुल। इसके लिए ही आज नेतन्याहू की ये विवशता है कि वो एक आयरन हैंड पॉलिसी को लेकर के आगे बढ़े। एक हम्म, रक्त और लौह की नीति ही उनके देश को बचा सकती है। बिल्कुल और मृत्युंजय इस जी समय, हाँ, इस समय सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि खतरा ईरान की आम जनता को है, क्योंकि बिल्कुल बहुत बड़ा कोलेटरल डैमेज होने जा रहा है। ईरान ने बहुत गैर जिम्मेवाराना स्टेटमेंट दिया है कि वो एक कम समय में लो कैपेसिटी का न्यूक्लियर वॉरहेड लगा करके और वहां से मिसाइल दाग सकता है इजराइल के ऊपर। अगर ये काम किया जा रहा है तो समझिए कि एक तरह से आप एक बिल्कुल दुनिया का सबसे गैर कानूनी, सबसे संवेदनशील हथियार उठाएंगे और या उठाने की बात कर रहे हैं। जी तो इसके उठाने के पहले ही मुझे लगता है कि पूरे विश्व में जैसे ही इस बात का संदेश जाएगा कि एक दिन में तो करेंगे नहीं, कुछ हफ्ते लगेंगे, कुछ 10 जी दिन बिल्कुल लगेगा, बिल्कुल लेकिन जैसे ही ईरान में ये सब कुछ होना शुरू होगा तो इसका पता चल जाएगा। अमेरिका के पास भी अपने संसाधन है इन बातों को पता करने के, और इजराइल के पास भी अपने संसाधन हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि हाल की घटनाओं में से साफ पता चल रहा है कि ईरान के अंदर भी बहुत सारे एजेंट्स हैं, उनके खुफिया जो उनका ढांचा है ईरान का, उसमें बिल्कुल इजराइल के लोग हैं। इजराइल के लोग जी उसमें पहले से हैं, जी है जी ना? जी। और ये वो पोजीशन लगातार बताते रह रहे हैं कि खौफनाई और आई कहाँ थिंक है। वहां जैसे पे जिस तरीके से मृत्युंजय आपने पॉइंट बहुत अच्छा उठाया है, जिस तरीके से जो एक खबर आई भीतर खाने से कि भी एक ईरानियन स्पाई ने जो है इजराइल को बताया कि नसरल्ला कहां पर है, उसकी पोजीशनिंग कहां पर है, वो किस गाड़ी में मूव कर रहा है। तो मेरे ख्याल से ईरान में भी कुछ डिसकंटेंट है, कुछ एक सेक्शन में बहुत बड़ा डिसकंटेंट है वहां की सरकार को लेकर, और वो नहीं चाहते कि वो जो इस तरीके के एलिमेंट्स को अपने यहाँ पनपने दे रहे हैं, उनको ग्रो करने का मौका दे रहे हैं, उनको पैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको आर्म्स एंड एम्युनिशन प्रोवाइड कर रहे हैं, और उससे सिर्फ वहां की जनता को ही प्रॉब्लम हो रही है। तो ये भी जो है आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट यहां पर उठाया कि भाई वहां पर चाहे कुछ सेक्शन में सही, लेकिन हाँ इस रिजीम के खिलाफ, इस प्रो कट्टरपंथी रिजीम के खिलाफ काफी गुस्सा है लोगों में। देखिए, और अभी तक तो लोग झेल रहे थे इसको, क्योंकि चलिए अब बिना उनके जान माल को कोई खतरा नहीं था, लोगों को एक तरह से जीने का अधिकार हासिल था। जी लेकिन इजराइल से तो लड़ाई लड़ना ईरान के लिए कुछ ऐसा होगा, अपनी जनता के लिए मौत को दावत देना। हम्म, तो क्योंकि इजराइल जब भी हमला करेगा, उनके ईरानियन इंस्टॉलेशंस पर हमला करेगा, तो ईरान पक्के तौर पे बर्बाद होगा। और न सिर्फ ईरान बर्बाद बर्बाद होगा, बल्कि पूरा का पूरा जो पर्शिया का गल्फ है, पर गल्फ ऑफ पर्शिया और अदन की जो खाड़ी है, जो वहां पर वो अदन का गल्फ, ये सारा का सारा एरिया ही डिस्टर्ब हो जाएगा। जी और अभी देखिए जो हूती संगठन है जो यमन में है, उनके खिलाफ भी एक्शन की तैयारी चल रही है। तो बिल्कुल एक तरह से इजराइल चौतरफा एक्शन लेने की तैयारी कर रहा है। तो यमन से लेकर के, ईरान से लेकर के, ये तमाम इलाकों में अब आग लगने की काफी चांस संभावना दिख रही है। जी क्योंकि मृत्युंजय अभी तक जो जुबानी जंग चल रही थी इस इलाके को लेकर के, इजराइल और ईरान के बीच में, अब वो हालात काफी बदलते दिखाई दे रहे हैं। ईरान ने एक तरह से कहें कि सोए दानव को जगा दिया है, एक उस फ्लड गेट को खोल दिया है, बिल्कुल जिसके बाद कि अब हालात बेकाबू ही होने होने हैं। क्योंकि इसराइल अब चुप नहीं बैठेगा और वो जो बिल्कुल एक्शन लेगा उसका, तो ईरान ने दुनिया अब तक की सबसे बड़ी नादानी की है। ईरान बिल्कुल के नेतृत्व को बिल्कुल जो मृत्युंजय गंभीरता आपने दिखानी बिल्कुल चाहिए थी, उस बिल्कुल गंभीरता को उन्होंने नहीं दिखाया। जी जी, बिल्कुल जी जी मृत्युंजय आपने क्योंकि बिल्कुल सही अगर आप इस्लाम के नाम पर आप जो राजनीति अभी तक कर भी रहे थे, जी तो आप परोक्ष रूप से अगर हमास को सपोर्ट करते थे या हथियार की जी सप्लाई जी करते थे, या फिर आप हिजबुल्लाह को हथियार की सप्लाई करते थे, वहां तक तो चीजें चल रही थी। सिर्फ गर्माहट वाली बातें होती थी, जी मतलब एक तरफ से जुबानी जंग ही चल रही थी।
और वो चलिए ठीक ठाक था, क्योंकि आपका जब एक तरह से एलिजियंस है, अपनापन की भावना आप रखते हैं हमास और हिजबुल्लाह के प्रति, तो ठीक है, आप परोक्ष रूप से तो ये सब कर सकते हैं, लेकिन खुद को डायरेक्टली वॉर में इन्वॉल्व कर लेना, तो देखिए ऐसा वो देश करता तो समझ में आता है जो वर्ल्ड सुपर पावर हो। इजराइल बिल्कुल ईरान की तो स्थिति इतनी बुरी है कि वहां पर लोगों को एक तरह से हम ये कहें कि अगर वहां की इकोनॉमी एक महीने के लिए डिस्टर्ब हो जाए तो लोगों का बिजनेस व्यापार सब कुछ ठप पड़ जाएगा, ऑयल का प्रोडक्शन ठप पड़ जाएगा और लोगों को भूखमरी का शिकार होना पड़ेगा। जिस तरह की स्थिति आप लेबनान में देखें, वहां पर लोग भीख पर जी रहे हैं, लोगों के बिल्कुल पास अपने पक्के मकान, बताइए कितनी विडंबना वाली स्थिति है कि लेबनान में लोगों के पास अपने पक्के मकान हैं, घरों में अच्छे फर्नीचर हैं, रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशनर है, ये सब कुछ है, लेकिन रेफ्रिजरेटर पूरा खाली है, खाने के सामान नहीं है, रोज के का आटा कहाँ से आएगा, रोज की सब्जियां कहाँ से आएंगी, ब्रेड कहाँ से आएगा, और लोग वहां पर मतलब वो चैरिटी पर, मन एक तरह से दान पर जिंदा रह रहे हैं बहुत सारे परिवार वहां पर। जी चर्च जी उनको फूड प्रोवाइड करा रहा है, कहीं से एड आ गया किसी संस्था की तरफ से, ह्यूमैनिटेरियन कोई जी। अभी तो ऑर्गेनाइजेशन एड है। अभी बहुत सारे आ रहे हैं लेबनान के पास। मृत्युंजय, लेबनान ने काफी लोगों से दरखास्त भी करी कि उनको एड मिले। यूरोपियन कमीशन ने भी जो है बहुत बड़ा एक एड जो है वो लेबनान की तरफ भेजा है। लेकिन आपने बात बिल्कुल सही कही कि ईरान की इस समय वो हालत नहीं है कि वो एक वॉर को एंटर कर सके, और ये 200 मिसाइल दागने के बाद जो है अब अपने लिए जो है एक खड्डा और वो कहते हैं ना, एक खड्डा और खाई के बीच में जो है अपने आप को फंसा लिया है ईरान ने। अब देखना होगा कि आगे आने वाले समय में, डीप सी, या बिल्कुल, बिटवीन अ डीप सी एंड अ डीप ट्रेंच, दोनों तरफ जो है मुश्किलें हैं ईरान के लिए। लेकिन हाँ, अब देखना होगा कि आगे आने वाले समय में क्या अरब वर्ल्ड जो है वो ईरान को समझाएगा कि भाई आपको ये स्टेप नहीं लेना चाहिए था, और उनको कंडेम करेगा, या फिर जो और ताकतें हैं विश्व की, क्या वो ईरान के खिलाफ रैली हो जाएंगी और वहां पर जो है कुछ बड़ा हो सकता है। तो ये हमें अभी समय है, पता चलेगा जब क्योंकि अभी तो 24 या 48 आवर्स ही हुए इस पूरे इंसिडेंट को खत्म हुए हुए। तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं ईरान पर जो है इजराइल की किस तरीके से अब जो है नेक्स्ट चाल होगी। लेकिन हाँ, डेफिनेटली इजराइल ने ये पूरा साफ कर दिया है कि ये जो हेरोइज्म दिखाने की कोशिश करी थी ईरान ने हिजबुल्लाह के खिलाफ, जब इजराइल का जो अटैक हुआ था, तो उसका जो है पूरा पूरा उनको पारितोषिक जो है वो दिया जाएगा। बहरहाल इस पॉडकास्ट में इतना ही। मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मृत्युंजय। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आकाश भाई।